A very good morning, all of you. Yesterday, we have started Techniques of FW Taylor. We are on part 2 of chapter number 2. We have already completed the first technique given by FW Taylor, that is the technique of functional foremanship, right? We have completed the technique in which Taylor suggested that there should be minimum 8 bosses on one worker. 8 bosses should jointly instruct the worker. These 8 bosses are known as 8 foremen who are expert in their respective fields, right? This part we have already completed. Then after I have given you the example of dairy milk and I have asked you whether you are feeling any change in the taste of dairy milk जब से भी आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं. Your answer was no. हमें कोई भी चेंज फील नहीं हो रहा, राइट? टेस्ट तो हमें सेम टू सेम ही आ रहा है, जैसा बचपन में आता था वैसा ही टेस्ट तभी आ रहा है. तो उस पे हमारा डिस्कशन होने वाला था. कल हमने बात की थी कि वो सारा का सारा काम है स्टैंडर्डाइजेशन का. नाउ हैव अ लुक. आई हैव गिवन यू अ होमवर्क टू रीड दिस पार्ट. जस्ट हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन. Standardization and simplification of work. These are two different techniques. Technique of standardization is different and technique of simplification is also different. दोनों दो अलग अलग टेक्निक्स है. नंबर 1 टेक्निक जो है स्टैंडर्डाइजेशन की, वो आपको ये कहती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा आउटपुट की एक स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए. और उस स्टैंडर्ड को वो जो मेंटेन करती है, तो स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए उसको टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीन्स, रॉ मटेरियल्स, जो जो चीजें खरीदनी है, हर बार उनको परचेज करते टाइम वो ये इंश्योर करते हैं कि इस मशीनरी से, इस टूल से, इस रॉ मटेरियल से हमारा प्रोडक्ट सेम क्वालिटी का जाएगा जैसा लास्ट टाइम गया था. आप बड़ी बड़ी किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए, उनकी क्वालिटी में एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है. वही टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ने कहा. अब स्टैंडर्डाइजेशन में सिर्फ क्वालिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड नहीं होते, साइज, टाइप, वेट, मेजर्स, क्वालिटी, इन सब को इंक्लूड कर दिया जाता है. जैसे 5 रुपीज की डेयरी मिल्क है तो सेम साइज की मिलेगी, जहां से भी खरीद लोगे सेम वेट, सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी और सेम पैकिंग आपको मिलेगी. तो ये जो सिमिलैरिटी ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं, ये यूनिफॉर्मिटी ऑब्टेन हो पाती है ड्यू टू द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. बुक से रीड करते हैं हम. Scientific management always emphasis on maintaining standards related to every step. स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं हर स्टेप पे. बिजनेस के हर स्टेप के लिए आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं. आगे देखिए. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल इफ आउटपुट इज मेंटेन if standard is maintained right from selection of tools, equipments and machines to use, maximize the output by keeping in mind the quality standard. You have to maintain standards right from selection of tools. And after selecting tools, while purchasing each and everything, you have to keep in mind the standard of your output. Now, standardization does not mean only quality standards. सिर्फ quality की बात नहीं हो रही है. It refers to setting up standards for size, type, weight, measures and quality of the product. आगे देखें जरा. According to Taylor, scientific methods of production must be selected to develop standard. To set up standard, the manager must make use of work study technique, which includes time study, motion study and fatigue study. ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एफडब्ल्यू टेलर को ये जो स्टैंडर्ड आउटपुट है कि कैसा मेरा प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट, ऑन एन बेसिक स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, उसके लिए उसको वर्क स्टडी करनी चाहिए. वर्क स्टडी क्या होती है? आगे पढ़ोगे. ये जो नाम लिख के दिए हुए हैं आपके लिए, टाइम स्टडी, ये हमारा नेक्स्ट पोर्शन है. मोशन स्टडी भी आगे आएगा और फैटिग स्टडी भी आगे आएगा. अभी बस इसके बाद में यही टॉपिक स्टार्ट होगा. आगे देखिए. इवन मॉडर्न टेक्निक्स सच एज काइजन, सिक्स सिग्मा एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड टू सेट अप स्टैंडर्ड. काइजन का मतलब होता है चेंज फॉर बेटर. चेंज फॉर बेटर यानी कुछ नया करने के लिए अगर आपको चेंज भी करना चाहिए तो यू शुड इम्प्लीमेंट. चेंज भी करना पड़े तो यू शुड इम्प्लीमेंट द चेंज.
सिक्स सिग्मा एक मैनेजरियल टेक्निक होती है जिसमें हम अलग अलग स्टेप में वेस्ट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ये भी आगे कवर हो जाएगा इसी चैप्टर में, तो इनको भी यूज कर सकते हैं। अब ये नाम आपको याद रखने हैं, एमसीक्यू में पूछा जाता है काफी बार। ये जो नेम्स आपके लिए दिए हुए हैं, कंपनीज लाइक नोकिया, एप्पल, नाइकी, वीडियोकॉन एक्सेट्रा आर यूजिंग द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। कुछ नाम आपको याद रखेंगे, 2 नाम याद रख लेंगे तो भी चलेगा। नोकिया एंड एप्पल याद रख लीजिए, ये वो कंपनीज है जो स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करती है। Now we have completed the first part of this technique. ये objectives standardization और simplification दोनों के हैं, तो ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम simplification को समझेंगे, फिर हम ये objectives पढ़ेंगे। आप यहाँ पे heading को change कर दीजिएगा, objective of standardization and simplification, right? Now have a look. Simplification का meaning सुनिए, बहुत ही easy। आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि आप स्कूल में हैं और घर पे मम्मी ने आपके लिए खाना बनाया, ठीक है। अब मम्मी ने 4 सब्जियां बनाई, 4 अलग अलग तरीके की सब्जियां बनाई, लेकिन एक सब्जी ऐसी है जिसमें मम्मी नमक डालना भूल गई, एक ऐसी है जिसमें मिर्ची ज्यादा डाल दी गई है, एक ऐसी है जो कच्ची रह गई है, प्रॉपर तरीके से कुक नहीं हो पाई है, और एक सब्जी ऐसी है जिसके अंदर कोई ना कोई टेस्ट में वेरिएशन है, कुछ गड़बड़ हो गई। अब 4 तरीके की सब्जी बना तो दी, लेकिन चारों में से एक भी परफेक्ट नहीं है, तो क्या आपका पेट भर पाएगा? डेफिनेटली नो। वहीं अगर मम्मी एक ही सब्जी बनाती और वो बहुत बढ़िया बना देते, एकदम टेस्टी सी बना देते, तो क्या होता? तो डेफिनेटली हम पेट भर के खाना खा पाते। आप अपना एग्जाम्पल लीजिए। सपोज आपने आज अकाउंट्स भी पढ़ी 15-20 मिनट, आपने बिजनेस स्टडीज भी पढ़ी, यू हैव गॉन विद इकोनॉमिक्स आल्सो, हिंदी आल्सो, इंग्लिश आल्सो, बट इन ऑल द सब्जेक्ट्स यू हैव डन ओनली 20% कंटेंट। जितना क्लास में पढ़ाया उसका 20% ही पढ़ा। तो जब नेक्स्ट डे क्लास में ओरल टेस्ट हुआ तो आप आंसर्स देने की कैपेबल नहीं थे। ऐसे में क्या आपका ये थोड़ा थोड़ा सब चैप्टर पढ़ना या थोड़ा थोड़ा सब सब्जेक्ट पढ़ना आपके लिए यूजफुल रहा? डेफिनेटली नो। आपने सुना होगा, काम भले ही थोड़ा करो लेकिन जो कर रहे हो वो बढ़िया करो। यानी इससे बेटर तो आपको ये एक सब्जेक्ट पढ़ते वो अच्छे से पढ़ लेते हैं। एनुअल एग्जाम में आपने हर चैप्टर के थोड़े थोड़े कंटेंट पढ़ लिए, हुआ क्या? पेपर में आपको कुछ भी नहीं आया। इससे बेटर आप कोई 3 चैप्टर बेस्ट तरीके से पढ़ के जाते तो उन 3 के तो सारे क्वेश्चंस कर पाते। यही टेक्निक ऑफ सिंप्लीफिकेशन कहती है। सिंप्लीफिकेशन कहती है लिमिटेड तरीके के प्रोडक्ट्स बनाओ, लिमिटेड साइज के प्रोडक्ट्स बनाओ, बट जो बना रहे हो वो बढ़िया बनाओ। So have a look what is written over here. Simplification emphasis on elimination of unnecessary diversity of product, size and type. Unnecessary types और size को वेरिएट मत करो, लिमिटेड तरीके के प्रोडक्ट बनाओ, बट जो बना रहे हो उसमें आप कोई भी कमी मत रखो। आगे देखिए, as more varieties means more inventory, more type of machinery, more labor cost, etc. By simplifying the task, there can be economy in use of machine, labor, inventory, maintenance, etc. It will also help in improving quality and reduction of cost. ठीक है, ज्यादा तरीके के प्रोडक्ट बनाओगे तो ज्यादा इन्वेंट्री चाहिए होगी, ज्यादा मशीनें चाहिए होगी, ज्यादा लेबर कॉस्ट आएगी। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो हो सकता है इकोनॉमी रहे, यानी कि रिसोर्सेस सही, कम पैसे में आपका काम चल जाए, कम मशीन, कम लेबर, कम इन्वेंट्री, कम मेंटेनेंस, जिससे आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 2 एग्जाम्पल। मैन्युफैक्चरिंग, एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी यूएसए ने, जिसने अपनी वेराइटीज 2000 से रिड्यूस करके 200 कर ली। It means previously they were producing 2000 types of paper, फिर उन्होंने इसको रिड्यूस करके 200 तक कर दिया। इससे उनकी क्वालिटी में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। उसका एग्जांपल दिया हुआ है, फ्रूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात की हुई है। इन्होंने अपनी वैरायटी फ्रूट कैन मैन्युफैक्चरिंग 200 से 32 की, और इनको भी काफी एफिशिएंट और इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले। आगे देखिए, पहले ये हमने स्टैंडर्डाइजेशन को अलग डिस्कस कर लिया, सिंप्लीफिकेशन को अलग डिस्कस कर लिया। अब हम इन दोनों के कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, to reduce a given line of product to fixed type, size and characteristics. This is the objective of simplification, कि आप प्रोडक्ट की लिमिटेड टाइप्स, लिमिटेड साइज और लिमिटेड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के प्रोडक्ट बनाइए। सेकेंड,
to allow interchangeability of manufactured part and output among different department and branches. This is the objective of standardization. ये कह रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में प्रोडक्ट्स की इंटरचेंजेबिलिटी पॉसिबल हो. ये कब पॉसिबल हो पाएगा? जब हम फॉलो करेंगे द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. आगे देखिए, टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्वालिटी से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हो, ये भी स्टैंडर्डाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है. To set up performance standards for man and machine, again this is also an objective of standardization. The second technique we have completed, it is the technique of standardization of work and simplification of work. In case anyone is having any doubt up to this part, you can ask me. Technique number 1 was functional foremanship, and technique number 2, standardization and simplification of work. Give me a second. Yes, anyone, any doubt up to the completed part? जितना हमने अभी डिस्कस किया है, क्या आपको उसमें से कोई डाउट है किसी को? नो डाउट्स? ऑल राइट देन, आगे बढ़ते हैं. हैव अ लुक. जो बच्चे कल की क्लास में एब्सेंट थे, मैं आपसे बात नहीं कर पाई हूँ इंडिविजुअली, बट मेक श्योर सारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे अटेंड करनी है. सारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे अटेंड करनी है, ध्यान रखें इस बात को. नाउ हैव अ लुक. टेक्निक नंबर 3 आपको वर्क स्टडी की बात कर रहे हैं, जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं. इसके अंदर 4 डिफरेंट स्टडीज आपको मिलेगी. टेक्निक नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट टेक्निक हमने कंप्लीट कर ली है, सेकंड कर लिए, नंबर 3 है वर्क स्टडी. इस स्टडी के अंदर भी 4 डिफरेंट स्टडीज है. पहले बात करते हैं वर्क स्टडी क्या है. वर्क स्टडी एक साइंटिफिक टेक्निक है जो आपको हेल्प करेगी मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम काम करने के लिए. अगर आप मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम वर्क करना चाहते हो, तो ये मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करने में आपको हेल्प करेगी वर्क स्टडी. वर्क स्टडी के अंदर टेक्निक नंबर फर्स्ट 4 का कॉम्बिनेशन है. ये किस किस का कॉम्बिनेशन है देखिए. फैटीग स्टडी, फैटीग वर्ड का मतलब होता है थकान, फैटीग वर्ड का मतलब होता है टायर्डनेस, जो टायर्डनेस जिसे हम कहते हैं, थकान जिसे हम कहते हैं. नंबर 2 मेथड स्टडी, नंबर 3 टाइम स्टडी, एंड नंबर 4 मोशन स्टडी. चारों सिंपल स्टडीज है. इन चारों स्टडीज को कंबाइन जब हमने किया तो हमारी एक कॉमन टेक्निक बन गई, वो बनी टेक्निक ऑफ वर्क स्टडी. ठीक है. अब ये जो चारों टेक्निक्स है ना, इन चारों में क्या कहा कि किसी भी चीज को डिसाइड करने से पहले आप साइंटिफिक रिसर्च करो, साइंटिफिक रिसर्च करके फिर डिसाइड करो कि कोई काम कैसे होना चाहिए. हमने FW टेलर का पहला प्रिंसिपल पढ़ा था, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, पढ़ा था ना. सेम वही प्रिंसिपल इसमें अप्लाई हुआ है. ये सारी टेक्निक साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग बनाई गई है. सबसे पहले देखिए फैटीग स्टडी क्या कहती है. फैटीग वर्ड का मतलब होता है वर्कर की थकान, वर्कर की टायर्डनेस के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड है फैटीग. इसके अंदर इनिशियली आपको बताया हुआ है दैट इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि एक पर्सन जब वर्क करेगा तो वो अपना जॉब परफॉर्म करते करते थक जाएगा, टायर्डनेस आ जाएगी उसमें, और जब वो टायर्ड हो जाएगा तो उसको रेस्ट इंटरवल की जरूरत होगी. डेफिनेटली उसको क्या चाहिए होगा, ऑर्गेनाइजेशन में रेस्ट इंटरवल चाहिए होगा. तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये टेलर ने ये कहा कि वर्कर को कितना रेस्ट दिया जाना चाहिए, ये मैनेजर की पर्सनल विशेस पे डिसाइड नहीं होना चाहिए.
एक वर्कर जब काम करते करते टायर्ड हो गया तो उसको कितनी देर का रेस्ट दिया जाए, ये सारी चीज डिसाइड करेंगे हम साइंटिफिक इंक्वायरी से। ऐसे नहीं कि बस मैनेजर को लगता है 1 घंटे का रेस्ट मिल जाना चाहिए तो हमने 1 घंटे का रेस्ट दे दिया, डेफिनेटली नो। हम क्या करेंगे, हम साइंटिफिक रिसर्च करके देखेंगे, अलग अलग वर्कर से काम करवा के देखेंगे, फिर उनको रेस्ट दे के देखेंगे, फिर देखेंगे कि वो कितनी देर में एक्टिवली वर्क कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वर्कर का रेस्ट इंटरवल डिसाइड कर देंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले तो ये टेक्निक कंडक्ट की जाती है 3 चीजों के लिए। 3 चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, क्या क्या। नंबर 1, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितनी बार रेस्ट इंटरवल रिपीट होते हैं। जैसे 8 आवर्स की शिफ्ट है तो हमें 3 टाइम्स रेस्ट इंटरवल देना पड़ता है या 2 टाइम, जनरली 3 टाइम होता है। काफी जगह 2 टाइम्स होता है, जैसे लंच ब्रेक दे दिया और इवनिंग में टी ब्रेक दे दिया तो 2 टाइम्स रिपीट हो गया है ना। 8 आवर्स की ड्यूटी में 2 टाइम्स रिपीट हो गया है। ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितनी देर का रेस्ट देना है। लंच ब्रेक देना है तो 30 मिनट्स का देना है, टी ब्रेक देना है तो 10 मिनट्स का देना है, ऐसे हम ड्यूरेशन डिसाइड कर लेते हैं। जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो आप देखिए आफ्टर एवरी क्लास देयर इज अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, राइट। 10 मिनट का ब्रेक हर क्लास के बाद दिया जाएगा, 4 क्लासेस लगेगी तो बीच में 3 ब्रेक्स आ जाएंगे। आगे देखिए, द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, टोटल कितने ब्रेक आपको देने पड़ सकते हैं अपने पूरे ड्यूरेशन में। टोटल कितने ब्रेक्स आपको देने पड़ सकते हैं अपने पूरे ड्यूरेशन में। These 3 things you have to decide in fatigue study. Now have a look. कितनी सिंपल सी लैंग्वेज में ये आपको बात कर रहे हैं। A person is bound to get tired when he is performing a job for a long period of time. कोई भी इंडिविजुअल लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए अगर कोई काम करेगा तो वो टायर्ड हो जाएगा, ये क्वाइट ऑब्वियस है। एंड देयर इज ऑलवेज अ नीड फॉर रेस्ट इंटरवल, रेस्ट भी चाहिए होगा। आप देख लीजिए, आप कोई काम करते हैं तो आप भी टायर्ड हो जाते हैं और रेस्ट चाहिए होता है, हम भी काम करते हैं तो हम भी टायर्ड हो जाते हैं। आगे देखिए, टेलर सजेस्टेड दैट द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, सारी लैंग्वेज साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब वाली आएगी। The time period and frequency of rest interval should not be decided by wish and experience of manager, but to give a scientific approach, fatigue study must be conducted. यानी टेलर ने कहा कितनी देर का रेस्ट देना है और कितनी बार रेस्ट देना है, ये मैनेजर अपनी इच्छा से डिसाइड ना करे, क्योंकि पहले अलग तरीके से काम होता था, अब अलग तरीके से काम होता है। अगर मैं बात करूं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में सेम तरीके का रेस्ट इंटरवल रख देते तो क्या काम चलता? डेफिनेटली नो। मैनेजमेंट इज डायनामिक और चेंजेस करने पड़ते हैं। ऑफलाइन में हमें 3 क्लासेस कंटिन्यू लेनी होती थी विदाउट अ ब्रेक ऑफ इवन 5 मिनट्स, बट ऑनलाइन में हमें ब्रेक की जरूरत पड़ती है। तो वही आपको क्या करना है, आपको अपनी इच्छा से नहीं करना है, आपको साइंटिफिक अप्रोच देने के लिए फैटिग स्टडी कंडक्ट करनी है। नाउ हैव अ लुक। To conduct fatigue study, Taylor suggested to observe an average worker when he is performing a job and note down the time when the worker starts getting tired and when his efficiency levels start decreasing. ये कह रहे हैं आपको फैटिग स्टडी कंडक्ट करने के लिए एक नॉर्मल वर्कर को, एवरेज वर्कर यानी जो बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है और बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, एवरेज वर्कर है ना, नॉर्मल एवरेज वर्क कर लेता है, आपको उसको ऑब्जर्व करना है। फिर आपको नोट कर लेना है कि कितनी देर काम करने के बाद आपका वर्कर थक गया, कितनी देर में वो टायर्ड फील हो गया और कब उसकी एफिशिएंसी लेवल डिक्लाइन होने लग गई। होता है ना, 2 घंटे हम काम कर लेते हैं तो इतना टायर्ड हो जाएंगे कि ब्रेक नहीं मिला तो बस नींद ही आ जाएगी, नींदों में काम करेंगे। तो हमें वही एनालाइज करना है कि कब ऐसा टाइम आया कि वर्कर की एफिशिएंसी लेवल डिक्लाइन हो गई। नाउ हैव अ लुक। जब डिक्रीज होने लग गई तो क्या कर दीजिए, गिव हिम अ ब्रेक। This time can be noted to decide the frequency of rest interval and during break. After how much time the worker become fresh to rejoin the work can be the time for rest interval. आपने देखा कितनी देर में वो टायर्ड हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपने फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर लेनी है। 2 घंटे में टायर्ड हुआ, 8 घंटे की शिफ्ट है तो आप उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी डिसाइड करो। और 2 घंटे में टायर्ड हुआ, टायर्डनेस के बाद 10 मिनट में वापस फ्रेश हो गया, 10 मिनट में वो वापस एक्टिव हो गया तो 10 मिनट्स को आप उस टाइम ड्यूरेशन दे सकते हो। नाउ
If frequency and time for rest interval is fixed by observing workers, definitely it will be more scientific. आप अगर वर्कर को ऑब्जर्व करके ये फ्रीक्वेंसी सेट करोगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा साइंटिफिक हो जाएगा. नाउ हैव अ लुक. एनीवन, एनी डाउट? कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है किसी को? ऑल राइट देन, आगे देखिए. Example, for example, if there are 3 shifts of work and after one shift worker get tired, then he can be assigned first and third shift and given rest interval in the second shift. During one shift also small pauses of rest interval can be given if it is observed that within a shift worker becomes more fresh with small breaks. समझ आ गया होगा. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन 3 शिफ्ट में काम करवा रही है तो वर्कर को सेकेंड शिफ्ट का ब्रेक दे दीजिए. और जो फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट है उसमें भी टाइम के साथ थोड़े थोड़े ब्रेक्स देने चाहिए ताकि वो एक्टिव हो जाए. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी? ऑल राइट, आगे देखिए. fatigue study was conducted to find out the duration of rest interval and frequency of rest interval. Technique number 2 is method study. Technique number 2 of work study. वैसे देखे तो फोर्थ टेक्निक है ये, बट हम वर्क स्टडी की बात करें तो उसका पार्ट 2 कौन सा है हमारा? मेथड स्टडी. मेथड स्टडी कंडक्ट की जाती है किसी भी काम को करने का बेस्ट मेथड फाइंड आउट करने के लिए. टेलर ने ये सजेस्ट किया कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम को करने का एक ही बेस्ट तरीका हो सकता है. और कौन सा तरीका बेस्ट है ये फाइंड आउट करने के लिए आपको हर मेथड से एक एक बार काम करके देखना चाहिए. जिस मेथड से आपको बढ़िया रिजल्ट मिले उसी मेथड को फाइनलाइज कर लेना चाहिए. व्हाट यू आर सपोज टू डू, जैसे मैं बात करूं पढ़ाई करने की, तो क्लास में आधे बच्चे ऐसे होंगे जिनसे लेट नाइट पढ़ाई अच्छी होती है, आधे बच्चे ऐसे होंगे जिनसे मॉर्निंग आवर्स में पढ़ाई अच्छी होती है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनसे कभी भी पढ़ाई करवा लो बढ़िया होती है, कुछ ऐसे भी होंगे कभी भी नहीं होती. राइट, चारों कैटेगरीज के बच्चे हमारे पास होंगे. कुछ होंगे जो लेट नाइट में ज्यादा पढ़ सकते हैं, नाइट आवर्स. कौन कौन है ऐसा? नाइट आवर्स में हमसे ज्यादा बढ़िया पढ़ाई होती है. जब हम लेट नाइट पढ़ने बैठते हैं तो हम शांति से अच्छे से पढ़ पाते हैं. कौन है क्लास में जो लेट नाइट आवर्स में अच्छे से पढ़ाई कर पाता है? ओके. और ऐसे कौन बच्चे हैं? चलिए, काफी सारे बच्चे हैं जो लेट नाइट आवर्स. आई एम ऑल्सो वन ऑफ दैम. लेट आवर्स में क्या होता है? हम एकदम शांति, रिलैक्स्ड होके पढ़ते हैं. मॉर्निंग आवर्स वाले कौन कौन से बच्चे हैं? सुबह जल्दी उठ के हमसे अच्छी पढ़ाई हो जाती है. अगर हम सुबह मॉर्निंग में अर्ली उठेंगे तो अर्ली इन द मॉर्निंग हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे. कौन कौन है ऐसा? वैसे तो सुबह वाला मुहूर्त ज्यादा अच्छा होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त उसे कहते हैं, बट जनरली हम नाइट आवर्स में इजीली पढ़ पाते हैं क्योंकि सो के हम उठते हैं तो हम उतने एक्टिव नहीं हो पाते, दोबारा नींद आ जाती है. चलिए, ऐसा कौन लकी स्टूडेंट है कि कभी भी पढ़ लो, बस मन होना चाहिए. दिन हो, दोपहर हो, रात हो, सुबह हो, इवनिंग हो, कोई सा भी टाइम हो, हमसे पढ़ाई हो जाती है, बस हम मन बना के बैठे हैं. ऐसा कौन है क्लास में? ऐसा कोई भी नहीं है. सबको पढ़ाई के लिए टाइम सेट करना पड़ता है. चलिए, अब देखिए, अब मैं अगर ये जजमेंट दूं कि मेरे लिए नाइट में पढ़ना सबसे ज्यादा बेटर है और लिख लिख के पढ़ना सबसे ज्यादा बेटर है, तो ये लिख लिख के पढ़ना सबसे ज्यादा बेटर है ये मुझे कब पता चला होगा? जब मैंने ओरली पढ़ के भी एग्जाम दे के देखा, रिटर्न में करके भी एग्जाम दे के देखा, और मुझे दोनों में से बेस्ट रिजल्ट मिले रिटर्न में प्रिपरेशन करके एग्जाम दे के देखने में. तो मैंने डिसाइड किया कि दिस मेथड इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क. तो यहाँ पे भी वही बात लिखी हुई है. देखिए, सबसे पहले तो 1 मार्क में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा क्यों कंडक्ट करते हैं. तो दिस टेक्निक, दिस स्टडी of scientific management is conducted to find out one best method or way of doing the job which keeps the production cost minimum and makes maximum use of resources in the organization. Method study क्यों की जाती है? It is conducted to find out one of the best way of doing the work. Which is the best way? Best way is the one in which we can do maximum by using minimum resources, by making optimum use of resource. अब आगे देखिए, टेलर ने क्या कहा? अगेन साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब वाली बात कही टेलर ने. साइंस नॉट अ
रूल ऑफ थंब वाली बात कही, देखिए क्या कहा। Taylor suggested that best method of production should not be decided by rule of thumb. Rule of thumb से decide नहीं करना चाहिए, but all the methods must be tried in organization. एक बार हर method से काम करके देखो. And the one which brings maximum benefits with minimum cost must be selected. वो method select कर लो जिसमें minimum cost में आपको maximum output मिल रहा हो. Now again, to determine best way, there are certain parameters right from procurement of raw materials till the final product is delivered. कौन सा वे सही है उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स है। रॉ मटेरियल की परचेजिंग से लेके प्रोडक्ट बनाने तक बहुत सारे काम है, डिलीवर करने तक बहुत सारे काम है, जिनके अलग अलग मेथड्स हैं। आपको कौन सा फाइनलाइज करना है ये आपको देखना पड़ेगा। Taylor developed the concept of assembly line by using method study. 1 mark question बनता है। Who developed the concept of assembly line? आपका आंसर होगा F.W. Taylor. या by using which study Taylor developed the concept of assembly line? तो आपका आंसर होगा मेथड स्टडी। अब असेंबली लाइन क्या होता है वो बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। Now have a look. The objective of method study is to minimize the cost of production and maximize the quality and customer satisfaction. ये यही वाला ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट को मिनिमाइज करना और रिसोर्सेज को मैक्सिमम वे से यूज करना। सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। Ford Motors used this concept very successfully. फिर आपको एक एग्जांपल दे दिया है। स्टैंडर्डाइजेशन किसने फॉलो किया था? आप कह सकते हैं नोकिया ने, वीडियोकॉन ने। और ये किसने किया था? ये मेथड स्टडी फॉलो किया था फोर्ड मोटर्स ने। एक एग्जांपल देखिए। For production of shoes, there can be labor-intensive method and machine-intensive method. To find out which method is best, manager must evaluate the cost of production with both the methods and compare both the methods with the available resources of the company. दोनों methods हो सकते हैं, labor-intensive technique as well as capital-intensive technique. To find out which is best, what we are supposed to do, we are supposed to execute both the methods in the organization and find out the results. जिसमें benefit maximum हो उसी को हम select कर लेंगे. The method which involves minimum cost and exploits maximum resources must be selected as best method of production. ऐसा method जिसमें minimum cost में maximum output produce हो सके। 3 बार repeat हो गई है ये बात। It means you have to keep it in your mind कि ये sentence कितना important है। इस sentence की importance कितनी ज्यादा है। कौन से sentence की? Minimizing the wastage of resources and making maximum use of resources, या मैं कह दूं increasing efficiency। बात तो एक ही है, increasing efficiency कह दूं तो भी यही concept आएगा। तो ये कहा F.W. टेलर ने अपनी टेक्निक मेथड स्टडी के अंदर। Now have a look. हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? Till now we have completed 14 principles of Henry Fayol. 14 principles हमने cover कर लिए हैं। Then after we have completed 4 scientific management principles given by Taylor. 4 principles हमने cover कर लिए हैं scientific management के। Then after we have completed 4 techniques of F.W. Taylor. 4 techniques हमने कर लिए। कौन कौन सी कर लिए? Functional foremanship, simplification and standardization of work, technique of fatigue study and technique of method study. अब क्या बचा है? अब इस चैप्टर में बहुत थोड़ा सा कंटेंट बचा है। आपकी टाइम स्टडी रिमेनिंग है, मोशन स्टडी रिमेनिंग है, डिफरेंशियल पीस सिस्टम रिमेनिंग है और मेंटल रिवॉल्यूशन रिमेनिंग है। 4 टेक्निक्स रिमेनिंग है। उसके बाद आ जाएगा केवल कंक्लूसिव पार्ट और जो हमने स्टार्टिंग में मिस किया था इंपॉर्टेंस, वो। यहाँ के बाद आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होगा। अब मुझे पहले ये बता दीजिए, who all want the revision of chapter 1? कल वेडनेसडे है, आपका चैप्टर 1 का गूगल फॉर्म टेस्ट है। आप में से किस किस को लग रहा है कि फर्स्ट चैप्टर में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें हमें रिवीजन की जरूरत पड़ सकती है? अगर पड़ेगी तो हम कल की क्लास रिवीजन क्लास ले लेंगे, और अगर आप में से ये जरूरत नहीं होगी तो फिर हम कल आगे टॉपिक करेंगे। यस, लेट मी नो, बी क्विक। सबको आता है चैप्टर नंबर 1? Only 1-2 students want the revision, rest all are ready with the chapter.
Okay, that's great. If you are ready with the chapter, no issues. Tomorrow we will be taking a basic oral test of the chapter and we will also go with the revision part. Class miss nahi karenge because I will be giving you explanation of at least 1 or 2 techniques of this chapter also. Okay, now those who are not there in the last class, just go with the class, check it on YouTube. जो हमने फंक्शनल फॉर्मेट की टेक्निक पढ़ी थी उसको जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि वो टेक्निक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 6 मार्क्स में आपको वो टेक्निक पूछी जा सकती है. एनीवन, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी पार्ट? गूगल फॉर्म पेपर कैसा होगा बता देती हूँ. 15 MCQ क्वेश्चंस एंड 5 फिलअप्स. जैसा अभी आपका लास्ट प्रैक्टिस टेस्ट हुआ था ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, सेम पैटर्न. 15 MCQ questions and 5 fill-ups related to chapter number 1. जनरली केस स्टडीज है, अच्छे से केसेस को कवर कर लीजिएगा. बुक की सारी केस स्टडीज, सारे MCQ जरूर पढ़ लीजिएगा. नाउ मेक श्योर ये जो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लास में हैं, ये सभी स्टूडेंट्स मुझे इकोनॉमिक्स की क्लास में भी मिलने चाहिए. ओके एवरीवन, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो. Recall the topics, stay safe and stay healthy.